दोस्तों ये स्टोरी का 49वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। सांझ की आंखें बंद थी, उसके होंठ डर से कांप रहे थे। सांझ आंखें खोलो, अपनी कोई नहीं है यहाँ, सब चले गए। विवान की आवाज सुनकर सांझ ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। उसने चारों तरफ देखा, वहां उसके विवान और गौतम के अलावा कोई नहीं था। क्या तुम ठीक हो? विवान ने पूछा। सांझ ने हाँ में सिर हिला दिया। गौतम, इसे इसके घर ड्रॉप कर दे, विवान ने गौतम की तरफ देखकर कहा और अपनी बात खत्म कर जाने लगा। तभी जाते हुए विवान का हाथ पकड़कर सांझ ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे नहीं जाना घर। सांझ की बात सुनकर विवान ने अपनी आंखें बंद की, फिर अपनी आंखें खोलकर एक गहरी सांस लेकर बिना सांझ की तरफ देखे कहा, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सांझ ने विवान की बात को इग्नोर कर उसके सामने आकर उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। बोलते हुए सांझ की आवाज रुआसी हो गई। विवान ने भी सांझ की आंखों में देखते हुए अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को भरते हुए कहा, जो तुम कहना चाहती हो वह मत कहो, क्योंकि जैसा तुम चाहती हो वह कभी नहीं होगा। बोलते हुए विवान की टोन में सॉफ्टनेस के साथ एक दर्द भी था, जिसे सांझ बखूबी महसूस कर रही थी। क्यों नहीं हो सकता? क्यों फोन कर रहे हो तुम? खुद को समझो भी। उसी दर्द को फील करते हुए कहा। विवान ने सांझ की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखों में देखते हुए दो उंगली उसके नेक पर रखते हुए हल्के फोर्स के साथ प्रेस किया। विवान के ऐसा करते ही सांझ की आंखें एक सेकंड में बंद हो गई और वह विवान की आंखों में बेहोश हो गई। विवान ने सांझ पर भरपूर नजर डाली और उसे अपनी बाहों में उठाकर उसकी कार में बैठा दिया। डोर बंद कर विवान ने गौतम से कहा, इसके होश में आने से पहले इसे इसके घर पहुंचा दे। गौतम विवान से कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आंखें देखकर उसने कुछ नहीं कहा और सांझ की कार ड्राइव कर चला गया। इधर विहान को खबर मिल गई थी कि उसकी मॉल की पार्किंग में गोलियां चली हैं। उसने जल्दी से झरना को कॉल किया। झरना के कॉल रिसीव करते ही विहान ने पूछा, तुम कहाँ हो अभी? घर पर। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अपनी बात खत्म कर विहान ने कॉल कट कर दिया। विहान ने अपने सामने खड़े आदमी से कहा, मॉल के पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ मुझे। वह आदमी कुछ कहता उससे पहले ही रूहान उसने केबिन में आते हुए कहा, उन लोगों ने सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा हुआ है। कुछ पता चला कौन थे वह लोग? विहान ने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखते हुए कहा, सर 5 डेड बॉडीज मिली हैं पार्किंग से। वह पांचों ही सिकंदर के आदमी थे, पर यह समझ नहीं आ रहा सर, उन्हें मारा किसने? उस आदमी ने सोचते हुए कहा। विहान ने होठों पर एक गहरी मुस्कान लिए कहा, उन्हें किसी ने भी मारा हो, पर उसके बच्चे आदमियों को तो मैं ही मारूंगा। रुद्र और दक्ष की वजह से मैं तो भूल ही गया था, इस शहर की गंदगी भी तो साफ करनी है, इसे वैसा ही बनाना है जैसा वह इस शहर को बनाकर गए थे। रूहान, अभिनव अंकल से बात करो और एक लिस्ट तैयार करो। उस लिस्ट में हर छोटे बड़े क्रिमिनल का नाम होना चाहिए। विहान की बातों पर रूहान ने कहा, पर यार हमारा टारगेट अभी रायचंद है। कभी कभी छोटे मोहरे ही हमें उस खिलाड़ी तक पहुंचाते हैं जो इस खेल का रचयिता होता है। विहान की बातों का बहुत गहरा मतलब था, जिसे रूहान समझ गया था। उसने विहान की बात मानते हुए हाँ में सिर हिला दिया। गौतम संजय के घर के करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कार रोककर खड़ा था। वह सांझ के होश में आने का वेट कर रहा था। वह सांझ के घर नहीं जा सकता था, उसके घर के बाहर पुलिस वालों का पहरा था। करीब आधे घंटे बाद सांझ को होश आया। सांझ ने होश में आते ही विवान को ढूंढा। विवान की जगह गौतम को देखकर सांझ ने पूछा, वह कहाँ है? वह चला गया, अब तुम भी घर जाओ, बहुत देर से तुम्हारे होश में आने का वेट कर रहा हूँ। तुम्हारे घर के बाहर सिक्योरिटी नहीं होती, इतनी तो तुम्हें घर ही छोड़ देता। गौतम प्लीज मुझे बताओ, विवान मुझे कहाँ मिलेगा? सॉरी सांझ, उसने मुझे मना किया है तुम्हें कुछ भी बताने से। गौतम, क्या तुम नहीं चाहते विवान उस दुनिया से बाहर आ जाए, एक नॉर्मल लाइफ जिए? क्या ऐसा हो सकता है? गौतम ने पूछा। हो सकता है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो प्लीज बताओ मुझे तुम लोग किस होटल में रुके हो? गौतम ने
सांझ को होटल का एड्रेस दे दिया। दिल्ली में राधिका रिकॉर्ड रूम में थी। वह सभी पेशेंट की फाइल को उनके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग शेल्फ में रख रही थी। सभी रेगुलर पेशेंट की फाइल रखने के बाद उसने वह फाइल उठाई जो वीआईपी पेशेंट की थी। वह उन्हें भी शेल्फ में रखने लगी। उन फाइल्स के ऊपर पेशेंट का नाम और उनके सीरियल नंबर और रूम नंबर थे। उन फाइलों को देखते हुए उसे कल की बात याद आई। राधिका ने उस वीआईपी रूम का नंबर देखा था। उसने याद करते हुए उन फाइलों में से उसी रूम नंबर वाले पेशेंट की फाइल निकाली, अभिराज राणा। राधिका ने उस वीआईपी पेशेंट का नाम पढ़ा। वह फाइल खोलकर देखने लगी। वह उस केस को स्टडी करने लगी। राधिका को पता ही नहीं चला वह अभिराज राणा के केस को स्टडी करते हुए काफी समय उसका रिकॉर्ड रूम में ही बीत गया। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और एक नर्स अंदर आई। नर्स ने जब राधिका को वीआईपी पेशेंट की फाइल को पढ़ते हुए देखा तो उसने गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहा, यह क्या कर रही हो तुम? एक नर्स होकर वीआईपी पेशेंट की फाइल देख रही हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। राधिका उस नर्स की बातों का जवाब देना चाहती थी पर उस नर्स ने राधिका को बोलने का एक भी मौका नहीं दिया। राधिका चुपचाप फाइल रख कर बाहर आ गई। मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है उस पेशेंट के बारे में और जानने की। राधिका ने मन ही मन विहान जब ऑफिस से घर आया तो झरना उसके रूम में उसका इंतजार कर रही थी। झरना को देखकर विहान ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? झरना ने कहा, तुम्हारा इंतजार। झरना उठकर विहान के पास आई और उसे नीचे से ऊपर तक देखते हुए बोली, तो मिस्टर विहान ओबराय हमें अपने डिफरेंट शेड दिखा रहे हैं हमें इम्प्रेस करने के लिए। फिर उसके चेहरे पर एक उंगली घुमाते हुए बोली, आज तुम मॉल में उन कपड़ों में बहुत हॉट लग रहे थे पर तुमने हमें पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? एक पल के लिए तो हमारा दिल ही टूट गया था। विहान झरना को अजीब नजरों से देख रहा था जो पता नहीं क्या बोले जा रही थी। झरना की बातें विहान के सर के ऊपर से निकल रही थी। मैं और मॉल में तुम्हारे सामने मैं ऑफिस आ गया था और तुम बोल रही हो तुमने मुझे मॉल में देखा। हाँ, हमने आपको मॉल में देखा, आपसे बात भी की पर आप बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आप हैं। मॉल में भी वैसे ही खड़ूस बने खड़े थे। चेहरा इतना जाना पहचाना होकर भी नजरें ऐसे देख रही थी आपकी हमें जैसे पहली बार हमें देख रही हूँ। झरना बोले जा रही थी। विहान की बातों को इग्नोर कर वॉशरूम में चला गया फ्रेश होने। झरना ने जब पलट कर विहान को देखा तो वहां नहीं था। कहीं सच में वह हमारा वहम तो नहीं? झरना ने सोचते हुए खुद से कहा। इधर सांझ अंशिका और अभिनव के साथ डिनर कर रही थी। अंशिका ने सांझ की शिकायत करते हुए कहा, आपके लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है इसे। आज ये अपने गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर शॉपिंग करने गई थी। अंशिका की बात सुनकर अभिनव ने सांझ की ओर देखा। सांझ ने बच्चों की तरह व्यक्त करते हुए कहा, कॉलेज तक तो ठीक था पापा पर मॉल में कौन गार्ड्स के साथ जाता है शॉपिंग करने? तेरी इस जिद की वजह से लास्ट टाइम तो किडनैप हुई थी। अंशिका ने गुस्सा करते हुए कहा, अब उसे खाने भी दो, इतना क्यों सुना रही हो? ठीक है, वह कुछ नहीं हुआ उसे, वह आ गई ना घर पर। अभिनव ने बात को काटते हुए कहा, आप दोनों मिलकर एक दिन मुझे पागल कर देंगे। अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, करो सब अपने मन की। अंशिका अपनी बात खत्म करते हुए उठकर अपने रूम में चली गई। पापा, आपने तो मम्मा को और गुस्सा कर दिया, अब जाइए और जाकर मनाइए उन्हें। सांझ ने अभिनव से कहा, जब से तेरी माँ से शादी की है आधी जिंदगी तो मेरी उसे मनाने में ही निकल गई। अभिनव की बात सुनकर सांझ हंसने लगी। अभिनव भी अपने रूम में चला गया। सांझ ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैं सोने जा रही हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। सांझ की बात सुनकर अभिनव ने आकर कहा, सांझ बाहर तो देखा, सामने गार्ड पहरा दे रहे थे, अब इनसे कैसे पीछा छुड़ाओगी? बोलते हुए सांझ की नजर गार्डन में बंधे बूझों पर गई जो सांझ का बहुत वफादार था। वह एक काले रंग का लंबे कान वाला डॉगी था। वो जो अपनी जीभ लटकाए बैठा सांझ को देख रहा था। सांझ को देखकर बूझों को लग रहा था सांझ उसके लिए खाना लाई, पर सांझ के हाथ खाली देखकर बूझो का मुंह लटक गया। सांझ ने बूझो के पास बैठते हुए उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे प्यारे बूझो, अगर तुमने मेरा कहना माना और मुझे आज इन गार्ड्स से बचा लिया तो कल मैं तुम्हें लिली से मिलवाने ले जाऊंगी। बूझो सांझ की बात सुनकर एकदम से एक्टिव हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे सांझ की सारी बातें समझ आ रही हों। लिली सांझ के पड़ोसी की पेटी व्हाइट कलर की एक क्यूट सी फीमेल डॉगी थी। बूझो को लिली बहुत पसंद थी, फिर लिली की मालकिन उसे बूझो से दूर रखती थी। सांझ खुद ही एक जोक हो, तुम्हें जोक सुनाने की क्या जरूरत है? झील ने हंसते हुए कहा। रचित को झील की हंसी चिढ़ा रही थी। वह झील को घूरते हुए उठा और अपना लैपटॉप लेकर चला गया। झील ने हंसते हुए
खुद से कहा, भैया, जिसे बहन सैया बनाना चाहती है उसे भाई भैया बनाने में लगा है। बोलते हुए झील और जोर से हंसने लगी। दरअसल झील को यह बात तब पता चली जब ऋचा ने मॉल में उससे रूहान के बारे में पूछा था। झील ने ऋचा के एक्सप्रेशन तिरछी नजर से देख लिए थे। उसे समझ आ रहा था ऋचा रूहान को पसंद करती है। दूसरी तरफ सांझ विवान के रूम में थी। उसने पूरे रूम को एक्सप्लोर किया। विवान उसे कहीं नहीं दिखा। बाथरूम से पानी की आवाज सुनकर उसे समझ आया विवान शावर ले रहा है। सांझ अपनी हुडी निकालकर बेड पर फेंककर बालकनी में आ गई। नवंबर का महीना था तो मौसम थोड़ा ठंडा था। हल्की हल्की ठंडी हवा भी बह रही थी। सांझ के बाल हवा में लहरा रहे थे। क्रॉप टॉप से उसकी पतली कमर झांक रही थी। वह आंखें बंद कर फ्रेशनेस को अपने अंदर भर रही थी। सांझ ने आज भी डेनिम शर्ट पहना था। उसकी लंबी पतली टांगे जिसे वह क्रॉस करे खड़ी थी। कमरे की हल्की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी। सांझ की स्किन उस रोशनी में सीप के मोती जैसे चमक रही थी। विवान जब शावर लेकर बाहर आया तो उसे अपने अलावा किसी और के भी वहां होने का एहसास हुआ। बेड पर पड़ी वह हुडी सबूत थी इस बात का उसके अलावा कोई और भी वहां है। विवान ने इधर उधर देखा तो बालकनी में खड़ी सांझ पर उसकी नजरें जाकर थम गई। विवान उसकी ओर बढ़ गया। सांझ की बैक विवान की तरफ ही थी। सांझ अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी। उसे फील हुआ कोई उसके पीछे है तो वह अपनी आंखें खोलते हुए तुरंत पलट गई। सांझ की आंखें विवान की काली गहरी आंखों से जा मिली जहां कोई भाव नहीं थे। विवान की आंखें एक ब्लैक होल जैसी थी जो ना जाने अपने अंदर क्या क्या समेटे हुए थी। विवान ने अपने दोनों हाथ सांझ के इधर उधर बाउंड्री वॉल पर टिका दिए और उसके ऊपर झुकते हुए गहरी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सांझ विवान के झुकने से वह भी पीछे की तरफ थोड़ा झुक गई थी। उसकी आंखें जो विवान के शरीर के हर हिस्से को एक्सप्लोर कर रही थी। वह विवान को शर्टलेस देखकर उसकी मस्कुलर बॉडी से अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। वह बिना पलके झपकाए विवान के शरीर को देख रही थी। पानी की बूंदें विवान के शरीर पर डायमंड जैसे चमक रही थी। ओ गॉड, एक्सट्रीमली हॉट, सांझ ने मन ही मन खुद से कहा। विवान के पैक एब्स और परफेक्ट बॉडी सांझ को उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर रही थी। सांझ का ध्यान तब टूटा जब उसने विवान का सवाल सुना, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तुमसे मिलने आई हूँ, सांझ ने बड़ी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए कहा। सांझ की नजरें उसकी बॉडी से हटकर उसके चेहरे पर गई। माथे पर बिखरे बाल और उनसे टपकता पानी उसे किलर लुक दे रहा था। विवान सांझ के ऊपर थोड़ा और झुकते हुए बोला, यह इतनी रात में तुम मुझसे मिलने आई हो? तुम्हें डर नहीं लगा? डर क्यों लगेगा? तुम कोई भूत थोड़ी ना हो जो मुझे खा जाओगे, सांझ ने विवान की आंखों में देखते हुए कहा। दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने और काफी ज्यादा करीब थे। उसकी सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। विवान ने सांझ के और करीब जाते हुए कहा, राक्षस तो तू है ना? तुमने ही दिया है यह नाम मुझे। विवान की बातें सुनकर सांझ को समझ नहीं आ रहा था अब वह क्या कहे। उनकी नाक जो एक दूसरे के बस छूने ही वाली थी, उनके होंठों के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी थी जिससे सांझ कंट्रोलर्स होती जा रही थी। हाँ, तुम राक्षस हो, बहुत हैंडसम राक्षस जो सिर्फ मेरा है, सांझ ने मदहोशी भरी आवाज में विवान की आंखों में आंखें डालकर कहा। अपनी बात खत्म करते ही सांझ ने अपनी आंखें बंद कर अपने होंठ विवान के होंठों पर रख दिए और उसे चूमने लगी। विवान सांझ के ऊपर झुका हुआ था। काफी देर से ऐसे झुके होने की वजह से सांझ के पैर लड़खड़ाने लगे। विवान ने एक हाथ से सांझ की कमर को पकड़ते हुए उसे सपोर्ट किया। वह भी सांझ की अफेक्शनेट सॉफ्ट किस में इन्वॉल्व हो गया और सॉफ्ट अफेक्शनेट किस कब क्रेजीनेस पैशनेट किस में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। विवान के इस तरह सांझ की कमर में हाथ डाल उसे अब और खींचने से सांझ की कमर विवान की कमर को छू गई थी। एक आग तो दूसरा ठंडा पानी था। उसके दोनों हाथ अब उसकी कमर पर बंध गए थे। सांझ की स्लिम बॉडी विवान के अंदर कहीं छुप गई थी। सांझ के हाथों की गर्माहट विवान को अपनी ठंडी पीठ पर महसूस हो रही थी। उसने सांझ को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया और लॉन्ग डीप मोस्ट सेटिस्फाइंग किस के बाद विवान ने करीब 20 मिनट बाद सांझ को फ्री किया। वह दोनों अलग होकर एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी उखड़ी सांसें और तेज धड़कन दोनों के जुनून को बयां कर रही थी। दिल्ली में अभिराज की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई
थी, पर अभी तक वह कोमा से बाहर नहीं आया था। राधिका ने पिछले कुछ दिनों में काफी कोशिश की थी कियान के बारे में जानने की, पर वह जान नहीं पाई थी। गार्ड का सख्त पहरा होने की वजह से वह उस रूम के आसपास भी नहीं जा पाई थी, पर जब भी वह कभी उस रूम के पास से निकलती, उसकी नजरें बेशक ही उस रूम की ओर देखने को मजबूर हो जाती। वह कहते हैं ना, अगर किसी के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो उसके बारे में और जानने, उसे देखने की क्यूरियोसिटी हमारी बढ़ जाती। राधिका का भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब से उसने अभिराज राणा के केस की स्टडी की थी, वह उसके बारे में जानने, उसे देखने के लिए क्यूरियस हो रही थी। वह इस अजीब से एहसास से दो चार हो रही थी, मैं उस पेशेंट के बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। राधिका ने खुद से ही कहा। पीछे से ना जाने उसके कितनी ही आवाज आई थी, पर अपने ख्याल में खोई राधिका को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसके कंधे पर हाथ रख एक नर्स ने उसे रोकते हुए कहा, राधिका तुम सुन भी रही हो? कितनी देर से मैं तुम्हें आवाज दे रही हूँ। हाँ, वह मैं, राधिका बोलते हुए घबरा रही थी। एक्सप्लेन बाद में करना, पहले मेरी सुनो। आज मेरी ड्यूटी वीआईपी पेशेंट के रूम में लगी है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, वह घर पर मेरा वेट कर रहा है। जब तक मैं जाऊंगी नहीं, वह केक नहीं काटेगा। क्या तुम 3 घंटे के लिए मेरी जगह ले सकती हो? प्लीज राधिका, मना मत करना, उस नर्स ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या वह पेशेंट अभिराज राणा है? राधिका ने पूछा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मैं उसी की बात कर रही हूँ, उस नर्स ने कहा। नहीं, वह बस ऐसे ही अंदाजा लगाया। क्या तुम प्लीज 3 घंटे के लिए मेरी शिफ्ट कर सकती हो? अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों की ही जॉब चली जाएगी, राधिका ने कहा। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगी। प्लीज राधिका, मेरे बेटे के लिए मान जाओ, उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी शिफ्ट करूंगी, पर जल्दी आना, राधिका ने कहा। ओके, थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच, उस नर्स ने राधिका को गले लगाते हुए कहा। ठीक है, अब जाओ, उसे मेरी तरफ से बर्थडे विश कर देना। हाँ कर दूंगी, पर तुम अपने चेहरे से मास्क मत हटाना जब तक मैं ना आ जाऊं। हाँ, राधिका ने कहा और वीआईपी रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही राधिका रूम के अंदर जाने को हुई, उसे गार्ड ने रोका। पहले पास दिखाइए। गार्ड के बोलने पर राधिका ने उसी नर्स का पास निकालकर दिखा दिया। राधिका के चेहरे पर मास्क लगा था तो उसे कोई पहचान भी नहीं पाया था। ठीक है, अब जाइए, गार्ड ने कहा। राधिका अंदर गई तो उस रूम के अंदर भी 2 गार्ड खड़े थे। उनके हाथ में गन थी। उन्हें देखकर राधिका डर गई, पर उसने डर पर काबू पाते हुए ट्रे को साइड टेबल पर रखते हुए उसने इंजेक्शन लेकर कियान को इंजेक्शन दिया तो डेली दिया जाता था। इंजेक्शन देने के बाद राधिका ने कियान की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सिचुएशन सब चेक करने के बाद वह वॉशरूम चली गई, जो उसी रूम से अटैच था। वह रूम में जाकर राधिका ने अपने मुंह से मास्क हटाकर गहरी सांस ली। कौन है यह इंसान? इतनी ज्यादा सिक्योरिटी? क्या कोई मिनिस्टर है? या खुद से बातें करते हुए राधिका अपने हाथ धोने लगी। पानी की कुछ छींटे अपने चेहरे पर मारकर उसने टॉवल से अपना फेस साफ किया। वापस से अपने मुंह पर मास्क लगाकर वह वॉशरूम से बाहर आई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दोनों ही गार्ड फर्श पर बेहोश पड़े थे। एक आदमी जो पूरी तरह कपड़ों से ढका था, वह कियान के पास खड़ा था। उसका हाथ वेंटिलेटर पर था। राधिका उसे देखते ही समझ गई वह क्या करने वाला है। कौन हो तुम और यह क्या कर रहे हो? बोलते हुए राधिका उसके पास गई और उसे कियान से दूर करने लगी, पर उस मास्क मैन ने राधिका को एक तरफ धक्का दे दिया। राधिका नीचे गिर गई। उसके हाथ में चोट लग गई थी। वह इसकी परवाह न करते हुए फिर से उठकर उससे लड़ने लगी। उसने उससे फाइट करते हुए कुछ ऐसे मूव्स किए कि वह एक पल के लिए वह मास्क मैन भी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था एक हॉस्पिटल की नर्स को फाइटिंग मूव्स कैसे आते हैं। लड़ते हुए राधिका का ध्यान कियान पर गया। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। राधिका कियान को देखते ही समझ गई इस मास्क मैन ने ऑक्सीजन का लेवल कम कर दिया है, जिससे कियान को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर पर 2 सिचुएशन में रखा जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए और शॉर्ट टाइम के लिए। पहले वह पेशेंट जिन्हें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके ऑक्सीजन लेने का लेवल नॉर्मल होता है। दूसरे वह पेशेंट जो खुद से सांस ले ही नहीं सकते, जो वेंटिलेटर के सहारे ही जिंदा रहते हैं, उनके ऑक्सीजन का लेवल हाई होता है, जो अभी कियान का था। लेवल कम करने की वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। राधिका ने उस मास्क मैन की पकड़ से आजाद होते हुए उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया और वेंटिलेटर के पास आकर ऑक्सीजन का लेवल वापस से हाई कर दिया। वह हाँफ रही थी। उस आदमी का सामना करते हुए थक गई थी। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, उस मास्क मैन ने उसे जोर से धक्का दिया। धक्का लगते ही राधिका कियान के ऊपर गिर गई।
उसके दोनों हाथ कियान की चेस्ट पर आकर स्टेबल हो गए। उन हाथों ने कुछ महसूस किया। वह दिल जिसकी धड़कन मशीन के सहारे स्टेबल थी, अचानक ही वह तेजी से धड़कने लगा था। राधिका को यह बात हैरान कर रही थी। उसने अपनी तेज सांसों और बढ़ी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए कियान की तरफ देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। राधिका के कियान के ऊपर गिरने से उसकी चेस्ट पर लगी वायर हट गई थी और यही बात राधिका को हैरान कर रही थी। बिना मशीन के सहारे इनका दिल धड़क रहा है, वह भी इतनी तेजी से। राधिका जो अभी यह सब सोच रही थी, इतने में मास्क मैन ने उठते हुए एक शार्प नाइफ को अपने बूट में से निकाला। उसने उस नाइफ से राधिका की पीठ पर वार किया, जो अभी भी कियान के ऊपर गिरी हुई थी। इससे पहले वह नाइफ राधिका के पीठ में उतरता, एक मजबूत हाथ ने उस मास्क मैन के हाथ को हवा में ही रोक दिया। मास्क मैन ने हैरानी से उस हाथ को देखा और देखते हुए वह उस चेहरे तक पहुंचा जिस पर कोई भाव नहीं थे। आंखें बंद और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था, फिर भी उन हाथों में इतनी ताकत थी कि वह उसके हाथ को मजबूती से पकड़े हुए था। उस मास्क मैन की आंखों में कियान का दर्द दिखने लगा था। वह हाथ को छुड़ा रहा था, पर कियान की पकड़ से उसका हाथ छूट ही नहीं रहा था। उसने एक झटके से अपना हाथ खींचा और कियान को देखते हुए उल्टे कदमों से पीछे हुआ। डोर के पास जाकर वह तेजी से बाहर निकल गया। कियान का हाथ वापस से बेड पर गिर गया था। राधिका उसके ऊपर से हटते हुए उससे कुछ दूरी बनाकर खड़ी हो गई। अभी जो हुआ उसने राधिका को भी हैरान कर दिया था। राधिका ने कियान के केस की स्टडी की थी, यह तो उसे अच्छे से पता था। वह पिछले 20 सालों से कोमा में है, पर यह कैसे हो सकता है? एक कोमा पेशेंट अपने हाथ पैर कैसे हिला सकता है? उसने न केवल अपने हाथ हिलाए, बल्कि कितनी मजबूती से उसने उस हाथ को पकड़ा हुआ था। और इनका दिल यह कैसे इतनी तेजी से धड़क रहा है? क्या यह कोमा से बाहर आने वाले हैं? सिंबल तो यही कह रहा है। राधिका खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी। मुंबई में विहान रेडी हो रहा था सिकंदर के आदमियों को आज खत्म करने के लिए। अभिनव ने जो लिस्ट दी थी, उस लिस्ट में भी सबसे पहला नाम सिकंदर के आदमियों का था। विहान अपने कमर में गन टांग रहा था। रूहान पूरी तरह रेडी था। उसे कुछ शरारत सूझी तो उसने विहान को छेड़ते हुए कहा, क्या मैं झरना को सांझ के बारे में बता दूं? कौन सांझ? विहान ने कहा, वही जो सुबह आंधी की तरह आई थी और तूफान के जैसे सब तहस नहस करके चली गई। अगर तूने झरना से कुछ भी कहा ना तो क्या करेगा? रूहान ने विहान को बीच में टोकते हुए कहा और वाटर बॉटल उठाकर पानी पीने लगा। विहान ने रूहान को घूरते हुए कहा, तो मैं ऋचा को वापस इंग्लैंड भेज दूंगा। जैसे ही विहान ने यह कहा, रूहान के मुंह से पानी बाहर आ गया और तेज हंसने लगा। नॉर्मल होते ही रूहान ने कहा, तुझे कैसे पता चला? विहान ओबराय की खबर किसी को हो ना हो, पर वह सबकी खबर रखता है, और जब बात उसकी बहन की हो तो हाँ पता है तेरी बहन, पर अब मैं क्या करूं? मुझे वह पसंद है। तो रूहान ने विहान की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, उसे हर्ट मत करना कभी। उसकी आंखों में अगर तेरी वजह से एक भी आंसू आया ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भी कुछ लगता है। मुझे समझ नहीं आता साले, तेरी और रचित की प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों क्यों मेरे पीछे नहा धोकर पड़े हो? अपनी वाली पर ध्यान दो ना यार, मेरी वाली का पीछा छोड़ो। अभी तो कुछ बात भी नहीं हुई है और धमकी सालों की पहले से मिल रही है। रूहान हल्का गुस्सा करते हुए बोला। विहान रूहान को इग्नोर कर वापस से शेल्फ की तरफ मुड़ गया और वेपन उठाकर उन्हें देखते हुए कहा, अगर उसने मना कर दिया तो दोबारा उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। तो रूहान ने विहान की बात को इग्नोर कर मन ही मन खुद से कहा, मैं भी देखता हूँ, कौन रोकता है मुझे? अगर तेरे ही सामने तेरी बहन से शादी ना की ना, तो मेरा नाम भी रूहान सिंह राठौर नहीं। वह दोनों ही अपना फेस मास्क से कवर करते हुए निकल गए। इधर विवान और गौतम भी पूरी तरह रेडी थे हारिस पर हमला करने के लिए। इंतजार था तो अंधेरे का, जो काफी हद तक हो चुका था। एक बड़े से गोदाउन के पास कुछ दूरी पर एक कार आकर रुकी। उसके गोदाउन के दूसरी तरफ भी एक कार उससे कुछ दूरी पर रुकी। विहान और रूहान के साथ उसके कुछ आदमी भी थे। वह लोग झुकते हुए आगे गोदाउन में अंदर गए, तो वहीं विवान और गौतम पीछे से अंदर गए। विवान पीछे की तरफ से अंदर गया तो उसे अंदर जाते हुए कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। विवान के बढ़ते कदम रुक गए। उसने गौतम को इशारा किया दरवाजा खोलने का। जिस रूम से आवाजें आ रही थी, गौतम ने जैसे ही दरवाजा खोला, रूम के अंदर से 10 से 15 लड़की। दिल्ली में राहुल को जैसे ही खबर मिली कियान पर अटैक हुआ है, वह तुरंत हॉस्पिटल आ गया। उसने अपने सामने खड़े गार्ड को देखा जो सर झुकाए खड़े थे। कैसे हुआ यह? राहुल ने एरोगेटली कहा। सर, हम सब यहीं थे, पर पता नहीं कहां से अजीब सी स्मेल आई। हम इधर उधर देखने लगे अपने माउथ को कवर करके, पर तब तक हम सब ने काफी हद तक उस स्मेल को सूंघ लिया था।
और तभी हम सब एक एक करके बेहोश हो गए। एक गार्ड ने पूरी बात राहुल को समझाते हुए कहा। डॉक्टर अंदर कियान को चेक कर रहे थे। राहुल उनके बाहर आने का वेट कर रहा था। तभी एक गार्ड ने कहा, सर, जिस नर्स की यहाँ ड्यूटी लगी थी उसी नर्स ने सर की जान बचाई है। नर्स? कौन सी नर्स? बुलाओ उसे यहाँ, राहुल ने कहा। यस, मैं अभी उसे वापस लेकर आता हूँ, गार्ड ने कहा और नर्स को बुलाने चला गया। उसके जाते ही डॉक्टर बाहर आया। क्या वह ठीक है? राहुल ने क्यूरियस होते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक है। उनके बॉडी में जो प्रोग्रेस किया है ना, वह अमेजिंग है। अगर ऐसे वह खुद को रिकवर करते रहे तो बहुत जल्द वह कोमा से बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर के शब्द राहुल को खुशी से भर गए थे। क्या आप सच कह रहे हैं वह कोमा से बाहर आने वाले? हाँ मिस्टर अरंजय राणा, अविराज राणा बहुत जल्द कोमा से बाहर आ सकते हैं। कितना टाइम लगेगा उन्हें ऐसी सिचुएशन में हम कुछ कह नहीं सकते। 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना और एक नहीं, अब उन्हें जागना ही होगा। बहुत सो लिए वह, अब वक्त आ गया है उनके जागने का, राहुल ने डॉक्टर की बात को बीच में ही काटते हुए कहा। तभी वह गार्ड उस नर्स को लेकर आ गए। सर, यह है वह नर्स, गार्ड ने कहा। राहुल ने नर्स को देखा। यह वही नर्स थी जिसने राधिका को अपनी जगह शिफ्ट करने के लिए कहा था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने किसकी जान बचाई है। थैंक यू सो मच। यह एक ब्लैक चेक है, तुम्हारा इनाम, जितनी चाहो उतनी रकम भर लो। सर, मैं कैसे? या देखो, मैं यह देखकर तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा। तुमने एक ऐसे इंसान की जान बचाई है जिसकी जान दुनिया की हर कीमती चीज से भी कीमती है। यह मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता वह मेरे लिए क्या है। तो प्लीज तुम यह रख लो। राहुल के इतना कहने पर उस नर्स ने वह चेक ले लिया। राहुल डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं इन्हें यहाँ से ले जा सकता हूँ? पर ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अब यहाँ वह सेफ नहीं है। जो हमला एक बार हुआ है वह बार बार भी हो सकता है, राहुल ने कहा। वह नर्स चेक लेकर राधिका के पास आ गई और उसे चेक देते हुए बोली, या लो राधिका, तुम्हारा इनाम। इनाम? कैसा इनाम? तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस वीआईपी की जान बचाई और सारा क्रेडिट उसका मुझे मिल गया। अब तुम्हारे कहने पर क्रेडिट तो मैंने रख लिया, अब यह चेक तुम रखो, नर्स ने कहा। नहीं, इसे मैं नहीं ले सकती, तुम ही रखो। नहीं, इस पर तुम्हारा हक है। नहीं, प्लीज इसे तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैं इसका क्या करूंगी? मेरी ना कोई फैमिली है, ना मुझे इतने पैसे की कोई जरूरत। जितना कमाती हूँ इतने में गुजारा हो जाता। इसे तुम ही रखो, तुम्हारी तो फैमिली भी है। राधिका की बातें सुनकर उस नर्स की आंखें नम हो गई। उसे राधिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह मास्क में जो कियान को मारने आया था वह अभी भी हैरान था। वह एकटक सामने देखते हुए सोच रहा था। तभी एक शख्स की आवाज उसके कान में गई। क्या खत्म कर दिया? उसे आवाज सुनकर उसका ध्यान टूटा और उसने कहा, वह नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? एक आदमी जिसकी उम्र करीब 50 साल थी, उसकी आवाज में एक एरोगेट था जो उसके साथ ही होने का प्रमाण दे रहा था। चेहरा सख्त और बड़ी सी मूछें उसके साथ ही होने की पहचान थी। वह अभिराज राणा नहीं था, वह कोई और ही था। पर वह जो भी था कोई आम इंसान नहीं था। उसकी आंखें बंद थी, मुंह पर उसके ऑक्सीजन मास्क लगा था, पर फिर भी जिस तरह से उसने मुझे रोका उसे देखकर ऐसा लगा ही नहीं वह एक बीमार इंसान है। उस आदमी की पूरी बात सुनकर उस शख्स ने कहा, अभिराज नहीं था तो कौन था वह जिसने अभिराज की जगह ली थी? मैं सोचते हुए खुद से कहा, मुंबई में विवान ने उन सभी लड़कियों की रस्सी खोल उन्हें आजाद कर दिया। गौतम ने सभी लड़कियों को पीछे के रास्ते से बाहर निकाल दिया। उन लड़कियों को सेफली निकालने के बाद विवान और गौतम आगे बढ़ गए। विहान रूहान के साथ अंदर आ गया था। हरीश के आदमियों ने विवान को देख लिया था और तभी उन सभी ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। विवान जो पीछे से आ रहा था गोलियों की आवाज सुनकर रुक गया। एक दीवार के पीछे छुपते हुए वह जांच कर उस जगह को एक्सप्लोर करने लगा। गोलियां दोनों तरफ से चल रही थी। यह देखकर विवान समझ गया पहले से ही दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़े हैं। उसने एक नज़र सबको देखा, कौन कहाँ छुपा है। तभी उसकी नज़र रूहान पर जाकर रुकी। रूहान का मास्क उसके चेहरे से हल्का खिसक गया था। जब वह अपना मास्क ठीक कर रहा था तभी विवान ने उसका चेहरा देख लिया और होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम भी यहाँ हो? चलो अच्छा है, एक बार में ही काम खत्म। विवान ने अपनी बात खत्म करते हुए छत से लटक रही 2 लाइट पर एक गोली चला दी।
बल्ब के फूटते ही वहां अंधेरा हो गया। कम रोशनी वाली लाइट ही जल रही थी। विवान ने सबकी पोजीशन देख ली थी तो वह रूहान की तरफ बढ़ गया। उसके रास्ते में आने वाले आदमियों को वह मारते हुए रूहान के पास पहुंच गया। विवान ने विहान की तरफ ही ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसका भी फेस मास्क से ढका था। उसकी काली आंखें ही दिख रही थी। रूहान ने विवान को विहान समझते हुए कहा, तू यहाँ कैसे? तू तो वहां था। विवान और रूहान दोनों साइड की पोजीशन में एक दूसरे के सामने खड़े थे। उधर विहान और गौतम हरीश के आदमियों से लड़ रहे थे। इधर विवान और रूहान एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। रूहान भी रेहान की तरह था। उसका भी इंटरेस्ट बॉक्सिंग में था तो उसने बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस की थी। रूहान विवान को बराबरी की टक्कर दे रहा था। वह दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हावी थे। रूहान विवान से पूरी तरह इम्प्रेस हो गया था। विवान के फाइटिंग मूव्स बहुत कमाल के थे। पहली बार विवान को भी कोई बराबरी की टक्कर दे रहा था। बस बहुत हो गया, कैन नॉट प्ले विद यू एनी मोर। बोलते हुए विवान ने अपने राइट हैंड की हथेली को जोर से फोर्स के साथ रूहान के चेस्ट पर मारा। रूहान इसके लिए तैयार नहीं था तो वह विवान के वार करने से उसके पैर लड़खड़ा गए और वह पीछे हट गया। वह गिरता उससे पहले ही विहान ने उसे आकर पीछे से पकड़ लिया। रूहान को सही से खड़ा कर विहान विवान के सामने आते हुए उस पर अटैक किया। विवान ने विहान का हाथ हवा में ही रोक दिया। वह एक पल था जब दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। दोनों की ही आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह काली गहरी थी जिनमें सिर्फ अंधकार छाया था और उस अंधकार में देखने वाले को वो डुबा देना चाहती थी। जब विवान ने विहान का हाथ पकड़ लिया तो विहान ने उसे किक किया। दोनों एक दूसरे से दूर हुए। विवान के मास्क के पीछे की हंसी उसकी आंखों में तैर गई। उसे यह जानकर खुशी हुई कि उसके सामने खड़ा शख्स उसे हराने की ताकत रखता है। दोनों ने एक बार फिर से एक दूसरे पर अटैक किया। उनके हाथ एक दूसरे के चेहरे पर से नकाब हटाने की कोशिश कर रहे थे पर तभी किसी ने उस लाइट को भी गोली मारकर बुझा दिया और वहां लाइट के बुझते ही अंधकार फैल गया। अंधेरे में ही दोनों एक दूसरे की गिरफ्त में थे। विवान ने भी उसी तरह विहान को किक किया। उसके किक करते ही दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। अभी गौतम, जिसने उस आखिरी लाइट को भी बुझा दिया था, उसने विवान का हाथ पकड़ा और पीछे के रास्ते से बाहर चला गया। विहान और रूहान भी विला वापस आ गए। वह दोनों ही विवान को सिकंदर का आदमी समझ रहे थे। वह जो भी था उसके फाइटिंग मूव्स कमाल के थे। उसने मुझे बराबरी की टक्कर दी। रूहान विवान के बारे में बात करते हुए अंदर आ गया। विहान ने रूहान की बात सुनी थी पर उसने कुछ कहा नहीं। विहान अपने रूम में था। उसकी आंखें कियान और सुहानी की तस्वीर को देख रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार विवान की काली आंखें आ रही थी। उसकी आंखें मुझे आप जैसी क्यों लगी? विहान ने कियान की तस्वीर को देखते हुए कहा। उधर विवान भी विहान के बारे में सोच रहा था। उसे भी उसकी आंखें ही याद आ रही थी। यह विहान ओबराय हरीश को मारने क्यों आया? उसकी सिकंदर के आदमी से क्या दुश्मनी? विवान की बातों पर गौतम ने कहा, मैंने पता किया है उसकी उससे कोई दुश्मनी नहीं पर वह फिर भी इस शहर के सारे छोटे बड़े गैंगस्टर को खत्म कर इस शहर की गंदगी को साफ करना चाहता है। पर वह तो एक बिजनेसमैन है, उसका इन सब से क्या लेना देना? विवान ने पूछा। मैंने इसके बारे में भी पता किया। लेना देना है। सालों पहले उसके पापा ने इस शहर से सभी गैंगस्टर का सफाया कर दिया था। वह एक अच्छे इंसान थे। वह सभी की हेल्प किया करते थे। जब गैंगस्टर का जुल्म लोगों पर ज्यादा बढ़ गया और वह मदद के लिए भारी मात्रा में उनके पास गए तो उन्होंने फिर सभी क्रिमिनल का इस शहर से सफाया कर दिया। गौतम ने अपनी बात जैसे ही खत्म की, विवान की तरफ से एक दूसरा सवाल आया। वह थे क्या? अब हाँ, सालों पहले उसके किसी दुश्मन ने धोखे से उन्हें मार दिया और एक बार फिर से उन गैंगस्टर का यहाँ राज चलने लगा। पर अब देखो, सालों बाद बेटा अपने पिता के अधूरे काम को पूरा कर रहा है। अपने दुश्मनों से ही नहीं लड़ रहा बल्कि इस शहर की गंदगी को भी साफ कर रहा है। तुझे इसके बारे में इतना कैसे पता? विवान ने पूछा। जब जोरावर ने हमें विहान ओबराय को मारने के लिए कहा था, मैं तब से ही उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा हूँ। विवान गौतम की बात सुनकर वॉशरूम चला गया। विवान के जाने के बाद गौतम ने कहा, कुछ भी कर ले तू विवान, मैं तुझे विहान ओबराय को मारने नहीं दूंगा। तेरे हाथों को मैं किसी अच्छे इंसान के खून से नहीं रंगने दूंगा। तुझे उस नर्क से निकालकर यहाँ ला सकूं इसलिए मैं अब तक चुप था। पर जब हम यहाँ आ गए हैं
तो तुझे कोई भी गलत काम नहीं करने दूंगा और सांझ की मदद से मैं तुझे यहाँ बांध दूंगा हमेशा के लिए। मैं तुझे वापस नहीं जाने दूंगा। विवान गौतम से खुद से कहा और थोड़ी देर पहले हुई घटना के बारे में सोचने लगा। जब गौतम की नज़र विवान पर गई तो उसने भी देख लिया था। रूहान का चेहरा गौतम समझ गया। विवान अब सिकंदर के आदमियों को छोड़कर विहान को मारने जा रहा है। जब उसने विवान को रूहान पर, जिसे वह दोनों ही विहान समझ रहे थे, उस पर भारी पड़ते देखा तो उसने आखिरी लाइट को गोली मारकर बुझा दिया और विवान का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती ले आया। विवान और विहान के आपस में उलझने का सबसे ज्यादा फायदा हरीश ने उठाया। वह अपने आदमियों के साथ तुरंत वहां से निकल गया। विला में रूहान शर्टलेस होकर मिरर के सामने खड़ा था। वह अपने मस्कुलर चेस्ट पर छपे हाथ के लाल निशान को देख रहा था। तुम एक फाइटर हो? नहीं, तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो। एक बार तुमसे मिलना पड़ेगा। तुमसे मिलकर इसका हिसाब भी तो पूरा करना है। बोलते हुए रूहान ने अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनकर उसके बटन क्लोज करने लगा। रूहान ने अभी कुछ ही बटन क्लोज किए थे कि तभी रिचा रूम में हाथ में ट्रे लिए अंदर आई। ट्रे में दूध का गिलास था और रूहान के हाथ रुक गए। वह रिचा को देखने लगा पर रिचा की नज़र उसकी मस्कुलर चेस्ट पर थी। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे और वह लाल निशान रिचा को दिख गया था। रिचा ने जल्दी से दूध का गिलास साइड टेबल पर रखा और रूहान के पास आ गई। उसने रूहान के हाथ को हटाते हुए उसकी शर्ट के 2 बटन खोले, रूहान की चेस्ट को देखा और रूहान जैसे देख रहा था। रिचा के चेहरे के भाव बदले हुए थे। माथे पर सिलवटें थी और आंखों में चिंता। आप यह क्या कर रहे थे? आपको इतनी लगी है और आप बिना कोई आइमेंट लगाए इसे खुला छोड़ रहे थे? रिचा ने बोलते हुए रूहान को सोफे पर बैठा दिया और ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें आइमेंट ढूंढने लगी। रूहान की आंखें एकटक रिचा को देख रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी और रिचा के चेहरे पर चिंता के भाव। थोड़ा जलेगा, रिचा ने कहा और उसे आइमेंट लगाने लगी। रूहान ने रिचा को परेशान करने के लिए हल्की सी सिसकी ली। रिचा ने घबराते हुए रूहान को देखा और सॉरी बोलते हुए उसके चेस्ट पर रब करने लगी। रूहान को ऐसे रिचा को परेशान करने में मजा आ रहा था। उसके बाल जो बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, वह एक बार हाथ से अपने बालों को बार बार साइड कर रही थी। रूहान ने उसे ऐसे परेशान होते देखकर अपने हाथ से उसके बालों को चेहरे से हटाते हुए कान के पीछे कर दिया। रूहान की उंगलियों ने जब रिचा के गाल को छुआ तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। रूहान की सांसें रिचा को अपने गाल पर फील हो रही थी। एक गहरी आवाज उसके कानों में गई, सिली गर्ल, तुम बहुत खूबसूरत हो, रूहान ने कहा और धीरे से अपने होठों से उसके गाल को छू लिया। यह होते ही रिचा ने एकदम से अपनी आंखें खोली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक हाथ अपने गाल पर रख लिया और रूहान की तरफ बिना देखे उठकर जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लिया। रूहान के ऐसे खींचने से रिचा उसके ऊपर गिर गई। उसके दोनों हाथ रूहान के कंधे पर स्टेबल हो गए। रूहान के हाथों ने उसकी कमर को थाम लिया। रिचा रूहान की आंखों में देख रही थी। रूहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मेरा यह करना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रिचा को समझ नहीं आ रहा था वह उसे क्या कहे। शर्म से उसके दोनों गाल लाल हो गए थे। रिचा का नेचर ही ऐसा था। वह शुरू से ही रूहान को पसंद करती थी पर उसके दिल की बात कभी उसके होठों तक नहीं आई। आज रूहान ने सामने से खुद आगे बढ़कर पूछा, तब भी वह उसे कुछ कह नहीं पा रही थी। रिचा ने अपनी बढ़ी धड़कनों को कंट्रोल किया और अपने एक हाथ से रूहान की आंखों को ढक दिया। अपने नरम होठों को रूहान के गाल पर रख अपने प्यार की मोहर लगाकर वह बिना एक सेकंड की देरी किए चली गई। जैसे ही रिचा के होठों ने रूहान के गाल को छुआ, रूहान के होठों पर प्यार भरी मुस्कान आ गई। जब उसने आंखें खोली तो रिचा उसके सामने नहीं थी। तुम्हारे हाँ कहने का अंदाज भी तुम्हारी ही तरह स्पेशल है, रूहान ने स्माइल करते हुए कहा। ऑस्ट्रेलिया में रुद्राक्ष से बात कर रहा था तभी उसका फोन रिंग हुआ। दक्ष ने देखा गुरु की कॉल है तो उसने कॉल रिसीव करते हुए हेलो कहा। दूसरी साइड से गुरु ने कहा, सर मैंने उसे देखा, वह जिंदा है। क्या? पर यह कैसे हो सकता है? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ सर, मैंने उसे देखा, बिल्कुल वही चेहरा। ठीक है, अगर यह सच है, वह जिंदा है, तो मैं उसे लेने खुद आ रहा हूँ। रुद्राक्ष ने अपनी बात खत्म कर कॉल कट कर दिया। उसकी आंखें बंद कर वह उसके चेहरे को याद करने लगा जिसे एक बार देखते ही वह चेहरा उसके दिल में छप गया था। उसके बेड पर बेहोश पड़ी लड़की, जिसके चेहरे पर इतनी मासूमियत बिखरी हुई थी, जो भी उसे देखे वह उसके प्यार में पड़ जाए, उसका दीवाना हो जाए। उसकी घनी पलकें उसके गालों पर आराम कर रही थी। उसकी स्किन क्राउन के जैसे चमक रही थी। उस चेहरे को याद कर रुद्राक्ष ने
अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में चमक थी, खुशी थी, किसी को पा लेने की चाहत। चॉपर रेडी करवाओ, मैं आज ही इंडिया जाऊंगा, रुद्राज ने कहा। दक्ष ने ओके कहा और चला गया। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।